अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज ऑब्वियसली ट्राई नेशन सीरीज इज हैपनिंग राइट नाउ। सो उसी पे ज़्यादा फोकस होगा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे फोकस होगा। ऑब्वियसली दिल बहुत धड़क रहा था अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट कैसी कारकर्दगी होगी पाकिस्तान की, मगर यस बेहतर कारकर्दगी, क्या गलतियां हैं और क्या बेहतर हो सकता है, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारे पास आज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या खबरें हैं। सो सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ शानदार जीत के बाद टॉप ऑफ द टेबल्स। इसी के साथ आज ट्राई नेशन सीरीज़ के तीसरे मैच में आज अफगानिस्तान और यूएई आमने सामने होंगे और दोनों ही टीम्स को अपनी पहली विन की तलाश है। जहां हम बेहतरी की बात कर रहे हैं कि किस तरह बेहतरी हो सकती है, बिकॉज अभी तो अफगानिस्तान और यूएई है, तो सलमान अली आगा भी परेशान और तशवीश उनको हुई है कि ये डेथ ओवर्स में हम बेजान बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा डेथ ओवर्स में बेजान बॉलिंग, ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट दैट। अगले मैचेस में मजीद बेहतर नताइज के लिए इस पर काबू पाना सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज है। और कप्तान सलमान अली आगा ये कहते हैं कि यही एक चीज़ है जहाँ पे हम मुश्किलात में पड़ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैलाब की वजह से मुल्क में काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है, तो इसी हवाले से शाहिद आफरीदी पेशावर में पीएसएल और बैनुल अक़वामी मैचेस के वहाँ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चैरिटी मैच बहुत अच्छा इक़दाम करार। शायकीन की बड़ी तादाद, अवाम ऐसी सरगर्मियों की मुंतज़िर। बिल्कुल जी, शायकीन वाकई ऐसी मुंतज़िर, बिकॉज हम तो कुछ ही वेन्यूज़ पे देखते हैं कि कुछ ही वेन्यूज़ पे पीएसएल के मैचेस होते हैं या इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो इन अलग अलग वेन्यूज़ पे भी मैचेस होने चाहिए, ये कहना है शाहिद आफरीदी का। एंड हमारे साथ क्योंकि यासिर मौजूद है, यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है, एंड यासिर को मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी बिकॉज ही वॉज द पार्ट ऑफ दिस मैच एज वेल। यासिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा बहुत एनर्जेटिक लग रहा था, लोग बहुत जमा थे, रश था, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और काफ़ी अरसे बाद पेशावर में जो है वो मैच हुआ, तो ऑब्वियसली आपको तो लोगों में बहुत हंगर है, उधर का जो क्राउड है। और पेशावर में जब भी मैच हुआ है, मैं वहाँ पे टेस्ट मैच भी खेलो, वनडे भी खेलो, और हमने हमेशा देखा कि हमेशा क्राउड जो है वो फुल ही रहा है। तो वही उसी तरह जो है क्राउड, हम जब पहुँचे तो ग्राउंड फुल था, जैम पैक तो नहीं था क्योंकि उसकी कैपेसिटी, जो ये नया ग्राउंड बना है, आई मस्ट से कि बहुत खूबसूरत स्टेडियम बना है माशाल्लाह। और उसकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 35,000 तक है, लेकिन इन्होंने टिकट्स मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक कॉज है फ्लड रिलीफ के लिए था, तो लोगों ने टिकट्स बाय किए। 20,000 के करीब टिकट्स लोगों ने बाय किए। 20,000 के करीब था क्राउड, बट स्टिल उसमें स्पेस थी कि वो फुल हो सकता था। मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ ग्रेट एडिशन पीएसएल में, इंशाल्लाह होपफुली होगा, क्योंकि वहाँ पे सलमान नसीर भी आए हुए थे जो सीईओ हैं पीएसएल के, और पीएसएल के सीईओ है, वो आए, उन्होंने सारा देखा मैच के दौरान। ऑब्वियसली ग्राउंड कंडीशंस थोड़ी सी वेट थी, बारिश हुई थी, तो उस तरह नहीं थी, पिच भी थोड़ा सा इतना बेहतर नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली जब अच्छे मैचेस होंगे, जोर के मैचेस होंगे, तो बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से एक मुकाबला देखने को मिलेगा उस ग्राउंड में। एक चीज़ जो मैंने फील किया एज ए क्रिकेटर, जो मैंने फील की, अब देखिए अगर लाहौर में हम मैच देखते हैं, अगर क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बहुत दूर जो है वो बैठ के वो विजुअल जो है ना बहुत दूर से आता है। इस स्टेडियम की अच्छी बात ये है, बिल्कुल मॉडर्न जो टेक्निक्स है उन पे बना है। इस तरह आप दुबई का स्टेडियम देख लें, जहाँ पे मर्जी बैठे हो आपको वैसा ही व्यू लगता है, वैसे ही नजर आता है। आप वैसे बड़ा एंजॉय करते हुए देखे, मतलब वो पुराने वाले यासिर की एक झलक आ रही थी जिस तरह आपने वहाँ पे खेला। सो कंडीशंस के हिसाब से, ये तो आपने व्यू के हिसाब से बताया, बट द कंडीशन सीम्स टू बी गुड एज वेल। जी बहुत अच्छा, मतलब खेलते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर। और जिस तरह कि आपको पता है, मैं बड़े अरसे बाद, मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद मैंने बल्ला उठाया। और मैं मतलब आपको पता है मैं यूएस में था, 10 दिन पहले आया, वहाँ पे भी कोई खास क्रिकेट मैंने नहीं खेली। तो
उधर भी मैंने एक दिन नेट किया था बस जाके, और आफ्टर 3 months ये मैंने किया है, तो आई मीन दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। बिल्कुल यासिर, यू नो ओल्ड इज़ गोल्ड। वैसे आप इतने ओल्ड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल ये मिसाल सेट हो रही है अभी इस वक्त। अगर हम देखें तो अगर करंट टीम की बात करें तो देखकर बड़ा दुख होता है कि हमारे आज पुराने खिलाड़ी आज भी अगर बल्ला उठाते हैं तो वो एक रौनक का मंजर पेश करते हैं, लेकिन बिकॉज हमारे अभी इस वक्त खिलाड़ी कोशिशें तो कर रहे हैं। इस हवाले से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाफिज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, अगर हम पाकिस्तान के मैचेस की बात करें, यूनुस खान साहब से मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा यूनुस साहब मैच तो हम जीत गए ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, तो उन्होंने कहा हाँ अब जीत गए ना, अब मैं तनकीद कर सकता हूँ, अब मैं बता सकता हूँ कि हम, क्योंकि अगर हारते तो मैं सपोर्ट करता। तो अभी तो हम जीत गए हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा लूप होल, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? देखिए, जैसे अभी यासिर बता रहे हैं, पेशावर में खेला गया मैच, पेशावर ज़ल्मी जिसकी मेज़बान थी हफ्ते के रोज़, हाँ ये बड़ा खुशाइंद है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिन पर निगाह रखने की ज़रूरत है। ये खेल का मैदान है, ये कुछ सियासी जलसागाह नहीं थी। एक सेनेटर साहब वहाँ पे थे, फैसल जावेद साहब, जिस तरीके से उन्होंने उसको सियासी जलसा बनाने की कोशिश की है, तो ये एक शर्मनाक हरकत है उनकी। आप खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दें। बड़े सख्त अल्फाज होंगे, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। उस पर 2-3 चीज़ें जो हैं वो खेल की रूह के मुनाफी हैं और ख़िलाफ़ हैं। एक तो ये कि वहाँ पर किसी भी स्टेडियम में किसी भी सियासी जमात का कोई भी झंडा नहीं लहराया जा सकता। बिल्कुल ऐसे। वो पाकिस्तान का स्टेडियम है, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा ही लहराया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी सूबे में, मतलब कल कलां को नेशनल स्टेडियम कराची में अगर पीपल्स पार्टी अपना झंडा लहरा देगी तो क्या एमक्यूएम आवाज़ बुलंद नहीं करेगी? क्या वहाँ पर जमात इस्लामी वो आवाज़ बुलंद नहीं करेगी? क्या कुछ दीगर जमातें सियासी हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी? इसी तरह से केपी में अगर पीटीआई अपना झंडा लहराएगी वहाँ पर, तो क्या वहाँ गवर्नर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, दीगर सियासी जमातों की भी वहां पर नुमाइंदगी है, जेयूआई वाले लोग हैं, पीएमएलएन के लोग हैं और जमातें हैं, एएनपी वाले हैं, तो वो क्या वो आवाज बुलंद नहीं करेंगे? और नहीं, इट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान के लिए था कि सैलाब ज़दगान के लिए वो चैरिटी मैच था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो आपको वहां पर क्या जरूरत है सियासी नारे लगाने की? तो वो सेनेटर साहब को ये समझना चाहिए कि कंटेनर में खड़ा होना और किसी क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा होना और स्टेज सेक्रेटरी बनना या किसी क्रिकेट ग्राउंड में एक स्पेक्टेटर की ऐसे से आके मैच देखना, उनमें फ़र्क है। और मैंने तो नहीं देखा, बहुत 1-2 जगहों पर नज़र आया है। कहा जाता है कि इनके सोशल मीडिया के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत फहम रखते हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं। तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये मुल्क का एक ऐसा खेल जो मुल्क को मुत्तहिद करता है, ये अकलौता खेल है, अकलौती चीज़ है मज़हब के बाद, दीन के बाद, जो आपके मुल्क को मुत्तहिद करती है। और ये उसमें भी तकसीम फैला रहे हैं, ये उसमें भी अपनी सियासत घुसा रहे हैं। तो ये जिस तरह से वहाँ पर जो सैलाब ज़दगान, वो सारा का सारा खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे रुल गया है, बह गया है। आपके जंगलात वहाँ पर संभाले नहीं जाते, पत्थर आपके वहाँ पर कट रहे हैं, वो दरख्त उखड़ कर साथ आ रहे हैं पानी के, पत्थर उठकर साथ आ रहे हैं उस पानी के, वो आपको नज़र नहीं आए और आप यहाँ पे आगे नारे लगाने आ गए हैं। तो ये सियासत नहीं होनी चाहिए खेल के नाम पर किसी की जगह पर। और अगर उनके जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, जो ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, टिकटॉक के ऊपर हैं, जितनी भी आपकी सोशल समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हैं, उनको नजर नहीं आया ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इसलिए एक मिनट मैडम, एक मिनट देखें, इसलिए जब कभी भी आप किसी कौमी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसको कौमी मकसद रहने देना चाहिए, ठीक है? उसमें सियासत नहीं लानी चाहिए। ये इस मुल्क को मुत्तहिद करने का वक्त है। आप उस सैलाब के नाम पर भी सियासत कर रहे हैं। कुछ नदामत है आपको, कुछ एहसास है आपको कि आप इस मुल्क के नौजवान के जहन में क्या भर रहे हैं? आप इस मुल्क के नौजवान के जहन में क्या तकसीम का पैगाम दे रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपको ख्याल नहीं आता कि इस मुल्क के नौजवानों ने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, इस मुल्क की मुस्तकबिल की तामीर करनी है? आप में तामीर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपने हर जगह पर अपनी वो बेहुदा किस्म की सियासत करनी है। ये जब सेनेटर साहब खुद कायमा कमेटी के सेनेट की चेयरमैन थे, इनको नहीं पता उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था? उस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही थी, उस वक्त इनको कुछ ख्याल नहीं आया। तो जहां पर, और पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स वहां पे हैं नुमाया, आप क्या पैगाम दे रहे हैं यार उनके सामने? वो सारे के सारे क्या इसलिए आए हैं? क्या इंजमाम वहाँ पे इसलिए आए? क्या यासिर इसलिए गए? क्या बाबर इसलिए गए? क्या अकरम इसलिए गए? क्या बाकी तमाम खिलाड़ी, वकार यूनुस और दीगर तमाम खिलाड़ी इसलिए गए थे? ये जो गलत चीज़ है वो गलत है, जो किसी भी तरह पर हो। और जो लोग जिनकी आंखें खुलनी चाहिए उनकी खुलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है यासिर। एक तरफ मुल्क में तबाही का मंजर है, दूसरी तरफ सियासी मामला जो हैं उनको जिक्र करना, इस तरह से उनको फ़रोग देना भी गलत है। जो बात हाफिज़ साहब कर रहे हैं, क्या वहाँ पर मौजूद लोगों में से भी किसी ने इसका इजहार किया कि ये नहीं होना चाहिए था? ये तो खैर हाफिज़ साहब ने काफ़ी बात की है, तो मैंने तो खैर किसी से नहीं सुना ये। आज ही मैं हाफिज़ साहब
ऐसी बातें खान साहब कम कम करते हैं ना, ऐसी बातें सुनी लोग डरते हैं बात करते हुए। आप बताएं ना, आप सारी दुनिया में खेले हैं, किसी भी मेलबर्न स्टेडियम में किसी सियासी जमात का झंडा नजर आता है आपको? लॉर्ड्स में नजर आता है आपको जोहान्सबर्ग में नजर आता है, आपको मुंबई में नजर आता है, सारी दुनिया में खेले हैं ना। तो ये लोगों को बताना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को जहां पर गलत हो रहा है। देखें, बात ये है कि अफजा ये सिर्फ ये नहीं है कि पेशावर में ही नजर आ रहे थे, मैंने तो दुबई में भी देखे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी देखे और इंग्लैंड में भी देखे ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक। खान साहब हुकूमती सतह पर नहीं होने चाहिए, हुकूमती सतह पर नहीं होने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारी कौम को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैच है, मैच के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हमारी कौम बेशक बहुत अच्छी है, ऐसे मौक़ों पे हम इकट्ठे भी हो जाते हैं और हमें होना भी चाहिए, लेकिन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमने एक अच्छी कौम बनना है तो। और उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो अब बात इस तरफ निकल ही गई है तो चले मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि जब आप रोड पे होते हैं ना तो आपका पता चलता है यार ये कौम कैसी है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, यहाँ पर कोई किसी को रास्ता नहीं देता एक सेकंड के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप हमें किस तरह ठीक करेंगे यार? बहुत बड़ा इनकलाब चाहिए। हर घर के अंदर लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, आने वाली नस्लों को हम एजुकेट करें, उनको एटिकेट सिखाएं, उनको मैनर सिखाएं, उनको इखलाकियात सिखाएं, उनको आदाब सिखाएं। बहुत सारी चीज़ें ब्रदर, अब इस पे अगर हम बैठ गए तो बहुत लंबी बहस है। बिल्कुल, सिविक सेंस जो है वो बहुत जरूरी है, वहीं से हम कहते हैं कि शुरुआत हो कि एटलीस्ट सबसे पहले तो सिविक सेंस होनी चाहिए हर कौम में। मगर अब कमिंग बैक टू द स्पोर्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं एंड सीखने की सिखाने की जहाँ बात हो रही है, सो यासिर डेथ बॉलिंग की वजह से कप्तान बड़े परेशान है, इनफैक्ट सभी परेशान है कि आपके अगेंस्ट यूएई भी जो है वो 175 रन्स जो है वो स्कोर कर लेती है, तो आपके बॉलर्स के अगेंस्ट और वो जो डेथ ओवर्स हैं उनमें आप देख रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि बॉलर्स कर क्या रहे हैं, फील्डर्स क्या कर रहे हैं। अजीब एक ना हमारी टीम ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पांव फूलने लगे, जबकि एम्पल इनफ टारगेट बन चुका था। अगर इतना बड़ा स्कोर नहीं सेट हुआ होता तो बड़ी मुश्किलात पड़ जाती। इनको कैसे सिखाया जाए? देखिए सवेरा, आप एक चीज समझने की जरूरत है, ये T20 क्रिकेट ये बड़ी हार्ड एंड फास्ट है, ठीक है। इसमें एडॉप्टेशन की गेम है, जो टीम जल्दी अडॉप्ट करेगी वो जीत जाएगी, चाहे वो कोई भी टीम हो, ठीक है। हमने देखा अमेरिका में जब पाकिस्तान खेलने गया वर्ल्ड कप में और हम अमेरिका से जब हारे थे तो वी वर वेरी रिलैक्स। मतलब मैं वहाँ की आपको बात बताऊं कि मुझे पता है वहाँ पे जो लड़के थे उनका वो एटीट्यूड ही नहीं था मैच की। दो लड़के ऐसे हैं कि जो मैच से पहले रात को 1 बजे तक रेस्टोरेंट में थे, उनको उठाया गया है, उनको निकाला गया कि भाई जाके सो जाओ, 8:30 बजे मैच है सुबह। और वो दोनों प्लेइंग 11 में थे। अब आप अंदाजा लगाएं, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम लोगों की प्रिपरेशंस क्या हैं। आपके सामने अमेरिका ने हमें मारा, ठीक है, उस वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए, एक मैच की वजह से बाहर हुए ना। बिल्कुल, वो मैच अगर हम इंडिया से हार भी जाते कोई मसला नहीं था, वी वर थ्रू। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इस चीज का देखें एहसास दिलाना पड़ता है। प्लेयर्स जो होते हैं वो भी इंसान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको भी आप ये नहीं कि जब प्लेयर है तो बस वो फुल है, नहीं। यासिर कतर कलामी की माजरत चाहती हूँ, जैसे आपने यूएसए में कहा कि 2 एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर ये रहा कि वो रात के वक्त बाहर जा रहे हैं जबकि सुबह मैच है। अगर हम अभी इस टीम की बात करें, एक क्रिटिकली अगर आप टीम को देखते हैं, आपको लगता है कि कोई एक प्लेयर ऐसा है जो शायद मिसफिट है? देखिए, मिसफिट आप किस हवाले से कह रही हैं? उसकी यानी कि टीम के अंदर उसकी जगह कोई और भी हो सकता था। प्लेइंग 11 में जिस तरह से हमने देखा, हमारा एक कॉम्बिनेशन सेट है, उसके अंदर आप क्लियरली आपसे मुझसे पूछे आप किसकी बात कर रही हैं, इस तरह मुझे मैंने ही अगर बताना होगा तो मैं आपसे क्यों पूछूंगी, मैं तो आपकी राय जानना चाह रही हूँ। देखिए, बात ये है कि अगर आप ये कह रही हैं कि एक प्लेयर को होना चाहिए था, अगर आप ये कह रही हैं कि बाबर आजम को होना चाहिए था, तो आप ये पूछना चाह रही हैं मुझसे? नहीं, मैं बिल्कुल ये पूछना नहीं चाह रही, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जो टीम में खेल रहे हैं इनमें से किसको नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट किसको होना चाहिए था किसको नहीं होना चाहिए। जो है दे आर आवर बेस्ट चॉइस और उनको वो मैचेस जीते भी हैं और परफॉर्मेंसेस, वी होप कि यार देखिए हमने उस्मान खान को बहुत लंबा चांस दिया, ठीक है, वो यूएई की क्रिकेट छोड़ के आए और अब आके उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से उनको कोई
गिला नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर चांसेस मिले, उनको 2 वर्ल्ड कप मिले हैं, उनको एशिया कप मिले हैं, उनको सारी क्रिकेट मिली है। अब जो भी खेल रहा है, जिस तरह हसन नवाज लड़का है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, साथ अयूब है, ऑन एंड ऑफ है। मैं ये समझता हूँ कि उसको जिस तरह की उसकी स्किल लेवल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, लेकिन रन्स करे। वो मैच विनर बनने जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। मैच विनर बनना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। जब मैं आया था, मैं भी मैच विनर बनना चाहता था। हाँ। मैच विनर बनने के लिए ना आप यू लॉस्ट योर वे। आप भूल जाते हैं कि यार मैंने रन्स भी करने, मैंने पहले अपनी जगह बनानी है, मैंने अपने आप को पक्का करना है, फिर मैंने मैच विनर बनने जाना है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये है कि साइम अयूब को चाहिए कि अपने रन्स करे, पर्सनल रन्स करे, अपने आप को पक्का करे, उसके बाद मैच विनर बनने जाए। मोहम्मद हारिस के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोहम्मद हारिस इज नॉट लर्निंग, बिल्कुल ही इज नॉट लर्निंग, और मुझे उस पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि जितना उसमें टैलेंट है, बट एक चीज़ अच्छी उसकी ये है कि वो अपना 100% देता है, लेकिन 100% देने का भी तरीका होता है। 100% में ये नहीं होता कि आप जाएं और बस आउट होके ही आ जाए। यासिर, कितनी दफा बल्ले तोड़े हैं आपने जल्दी आउट होने पे? बल्ला तो मैंने खैर नहीं तोड़ा। खैर एग्जैक्टली ये जो डेकोरम है, ये एक चीज जो कि हम वक्तन फवक्तन अपने खिलाड़ियों की तरफ से देखते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, टीम ने दोनों मैचेस जीते। अफगानिस्तान और यूएई से बनता भी था पाकिस्तान टीम का जीतना, बिकॉज पाकिस्तान इज अ बिगर एंड बेटर टीम। मगर ये जो डेकोरम है लड़कों का, मीडिया के सामने कैसे बात करनी है, फील्ड के अंदर एंड ऑफ द फील्ड कैसे बिहेव करना है, ये आप लोगों को क्या बिठा के सिखाता था कोई, या आप लोगों को खुद समझ थी इतनी? देखिए, इतनी समझ तो खुद होनी चाहिए। मतलब कि आपको किस तरह बिहेव करना है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है। ऑब्वियसली जब हमारे सीनियर्स थे, हमें तो बड़ा उन्होंने भाई टाइट रखा हुआ था, सच्ची बात। और हमने अपने सीनियर से बहुत सीखा है, स्पेशली रीजन में थे या डिपार्टमेंट में थे, तो आपके सीनियर्स ही आपको सिखाते हैं कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन कुछ चीज़ें ना ये क्रॉस द लाइन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ये हारिस ने जो ये किया है, मेरे ख्याल से he will regret for life for all of his life, I guess। और करना भी चाहिए, जिस तरह बल्ला तोड़ा है। ठीक है, we understand कि it was heat of the moment, लेकिन heat of the moment इतना भी नहीं होता कि बल्ला टूट जाए। या तो वो बल्ला ठीक नहीं है, वो उसका जो है, या तो पहले बहुत सेंचुरीज बनाते आ रहे हैं कि अब इस बार नहीं बन सकी तो बल्ला टूट गया। वो यासिर ने दूसरी वाली बात सही की है कि बल्ले का शायद क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो ऐसी इतनी आराम से टूट गया। और आपने देखा वीडियो में, उसने बहुत जोर से नहीं मारा कि दोनों हाथों से, उसने ठीक है मारा है, बट वो बल्ला टूट गया यार। ये भी थोड़ा सा आप रखें उसके लिए। हाँ, मगर जो है, जैसे सीनियर्स की बात की हाफिज यासिर, जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे सीनियर्स हमें बहुत अपटाइट रखते थे, और सीनियर्स अब इस टीम में हम सबसे बड़ा जो फुकदान देखते हैं वो देखते यही है कि सीनियर्स नहीं है, सब लड़के एक दूसरे के बहुत आसपास करीब करीब है। और अगर कोई सीनियर है भी तो ये लड़के, स्पेशली जब हम मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, तो एकदम से मेरे जहन में वही बात आती है कि ये लड़के अपने सीनियर्स को उस तरह रिस्पेक्ट देना भी नहीं चाहते, देना जानते भी नहीं है और देना चाहते भी नहीं दिखते कि वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दिख रहे। इसके लिए भी उनको क्या एक अलग सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हम बस ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, तो हाफिज साहब आपसे मैं ये जवाब जानूंगी, यासिर आपसे भी जानूंगी कि ये रिस्पेक्ट शो करने का अपने सीनियर्स को, इसकी भी एक अलग ट्रेनिंग होगी अब आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। डिस्कशन हमारी जारी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्राई नेशन में क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही। हाफिज, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, क्योंकि ट्राई नेशन इज लाइक अ ड्रेस रिहर्सल फॉर एशिया कप। अभी हमने जो 2 मैचेस देखे पाकिस्तान टीम के, आज तीसरा खेला जाएगा जब अफगानिस्तान और यूएई एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बट पाकिस्तान के जो हमने 2 मैचेस देखे, इस वक्त क्या ये देख के ऐसा लगता है कि जब आमना सामना होगा इंडिया से या श्रीलंका से या बांग्लादेश से, क्या पाकिस्तान टीम वुड फेस देम बेटर और मुश्किलात होंगी? बिकॉज अगर आपको यूएई और अफगानिस्तान भी बैटिंग में इस तरह चैलेंज करके दे, देखिए डिपेंड करता है कि ऑन द डे क्या परफॉर्म करते हैं। हाँ, शाहीन अच्छे बॉल करते हैं या नहीं करते हैं, हारिस करते हैं या नहीं करते, लेकिन हसन नवाज मिडल में आपके पास पैसा खेलते हैं या नहीं खेलते, सलमान की बारी अगेंस्ट स्पिन लग जाती है या नहीं लग जाती है। एज टीम आपको वो फील नहीं आती, लेकिन कहीं लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि जब आप
दोनों मैचेस में जो पाकिस्तान अभी खेला है इसका ही मवाजना कर लें, जहां पर निस्बतन बेहतर बॉलिंग थी पाकिस्तान के बैटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी हल्की बॉलिंग आई तो आपने देखा कि रन ज़्यादा बने, ठीक है, और उसमें भी हम एक मरतबा ऑल आउट हुए हैं इन दोनों मैचेस में जी। इसी तरीके से बॉलिंग में भी है पाकिस्तान के कि आपके पास कोई तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है, आप किसके साथ जा रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा स्पिनर भी आपको नजर नहीं आता स्पेशलिस्ट। आप मतलब हालात ऐसे हैं कि यूएई के अगेंस्ट हम ऑल आउट हुए, हम हुए ना ऑल आउट, तो ये मतलब अगर हम डेथ ओवर्स हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं तो क्या हमारी बैटिंग उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान? आप 180 पे सेटिस्फाइड, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को ये रन करने चाहिए थे। पाकिस्तान उस दिन बॉलिंग में थोड़ा बेहतर क्लिक कर गया। एक आउट जो हुआ शुरू में, गुरबाज जब आउट हुए हैं नवाज की बॉल के ऊपर, और उसके बाद जो डबल विकेट मेडन हुआ है हारिस रऊफ का, तो पाकिस्तान को वहाँ से सांस लेने का मौका मिला और फिर पाकिस्तान ने उठने नहीं दिया अफगानिस्तान को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर पाकिस्तान किसी के खिलाफ भी कर जाता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान बेहतर नतीजे दे सकता है। और एज टीम जब आप देखते हैं तो इसमें कमी है, खामियां हैं। आप रोटेशन पर जाते हैं और रोटेशन पर आप शाहीन और हारिस को बाहर बैठाते हैं और आप हसन और उसको सलमान को खिला देते हैं। एक सवाल है पाकिस्तान के तमाम फैसला साजों से जो पाकिस्तान की टीम में ये रोटेशन पॉलिसी बना रहे हैं, ये सारे खिलाड़ी कमोबेश सब के सब लीग क्रिकेट खेलते हैं। मुझे बताइएगा कि शादाब जब इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे कितने मैचेस बाहर बैठे? रिजवान जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे थे कितने मैचेस बाहर बैठे? शाहीन जब लाहौर कलंदर से खेल रहे थे कितने मैचेस बाहर बैठे? और उसके अलावा जितने भी और खिलाड़ी हैं ये कितने मैचेस? नहीं हाफिज, हम इसको इस तरह क्यों नहीं देखते? हम इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि जी पहले मैच में आपने इन लड़कों को ट्राई किया, ये मैंने कहा ना ड्रेस रिहर्सल है एशिया कप के लिए। सो गोइंग फर्दर ये ड्रेस रिहर्सल में आप हर किसी को यूटिलाइज करके देख लेते हैं कि कौन कितना पानी में। यासिर, कमिंग टूवर्ड्स यू, ये जो हम रोटेशन की बात कर रहे हैं कि आपको पहले मैच में जो है वो अलग बॉलर्स दिखते हैं और दूसरे मैच में, जो कि हमने देखा भी कि हसन की बॉलिंग उस तरह नहीं हो सकी दूसरे मैच में। जब हम रन्स पढ़ने की बात करें, सलमान मिर्जा यू सॉ हिम इन नंबर्स एज वेल। क्या इसको हम, क्योंकि रोटेशन हो रही है इसलिए हम इसको माफ़ी दे दें इस बात की कि अच्छा जी लड़के अभी ट्राई कर रहे हैं कि एशिया कप में क्या हमारी सॉलिडिफाई 11 होगी, क्योंकि ये ड्रेस रिहर्सल है कि एशिया कप की? देखिए ऑब्वियसली सवेरा, मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स के माइंड में, जो टीम मैनेजमेंट है उनके माइंड में यही चीज़ होगी कि आगे ऑब्वियसली इससे बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें हमने इंडिया के साथ भी खेलना है, तो व्हाट कुड बी अ बेस्ट 11 फॉर अस इन अ बिग टूर्नामेंट। तो आई थिंक हमारे पास जो ऑप्शन है उनको वो बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हसन अली से नहीं हो रहा तो आपके पास सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म है, नए हैं, एम्बिशियस हैं, जगह पे बॉल करते हैं। जब भी लेफ्ट हैंडर होता है, लेफ्ट हैंड बॉलर होता है, वो जगह पे बॉल करता है, अंदर लाता है, प्रेशर गेम्स में वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हमने देखा है पहले भी शाहीन आफरीदी को, ही परफॉर्म अगेन एंड अगेन अगेंस्ट इंडिया, उसने बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया उनके। इवन जो अर्शदीप सिंह है इंडिया के, उनके अगर आप पेस देखें तो उनकी पेस 130s में है, लेकिन वो भी बड़े इफेक्टिव होते हैं प्रेशर गेम्स में। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड बॉलर को ये एडवांटेज होता है क्योंकि उसका बॉल अंदर आ रहा होता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट एंगल से बॉल करता है, तो वहां से उसको हिट आउट करना मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से अगर 19-20 हो एक राइट हैंडर में और लेफ्ट हैंडर में, सपोज अगर 19-20 है हसन अली, 19-20 है सलमान मिर्जा, तो मेरे ख्याल से सलमान मिर्जा के साथ ही जाना चाहिए हमें, बड़े टूर्नामेंट्स में भी और बड़े मैचों में भी। बिल्कुल सही हाफिज साहब, कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाया आज तक हमारा। पिछले दिनों आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अगर एक ही प्लेइंग 11 रहती है तो हाँ इट विल बी सरप्राइजिंग, वो ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हाँ अगर एक ही प्लेइंग 11 होती है तो इट विल बी सरप्राइजिंग। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप एक आधी तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन सेट करना, बेंच स्ट्रेंथ बनाना, पूल बनाना, ये कैसे सेट होगा? देखिए मैडम, बात यह है कि हसन अली को अगर आज भी किसी ने चेक करना है ना तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है मैं ना ही समझा बिल्कुल कितनी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई है। अब ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, नहीं हम मौसम के हिसाब से वाइब पे चलते हैं ना, क्या करें। मतलब एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलते खेलते अचानक से ऐसे खेलने लगता है जैसे लगता है उसको वो आता ही नहीं काम। देखिए तो ये जो लोग बैठे हुए हैं, हाँ। अगर इन्होंने भी एक आम शख्स जैसी बातें कर रही हैं और उन जैसे फैसले कर लिए हैं तो मोहतरमा मुझे
एक आम शख्स में और ये जो 25-25, 30-30, 35-35, 40-40 लाख ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इनमें और उसमें क्या फ़र्क है? स्पेशलिस्ट किस काम का होता है? लोग दिल की बीमारी में, खुदा किसी भी बीमारी में अगर होते हैं तो वो स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाते हैं? ज़्यादा पैसे क्यों देते हैं कि यार ये हमारा बेहतरीन तशखीस करेगा, फिर इलाज करेगा। और अगर ये 10-10, 12-12, 14-14 साल की क्रिकेट के बाद भी हमने रोटेशन को इरिटेशन बना के आगे बढ़ना है कि हमें ये ना पता चले कि हसन अली क्या उसमें क्या पोटेंशियल है। आपको नेट में पता चल जाता है, आपको बॉलिंग जब आप सेशन कर रहे होते हैं ना, आपको वहां पे पता चल जाता होता है कि यार इसका जोर लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसका मिडल हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी लाइन ठीक है या नहीं है, वो आपको वहीं से पता चल जाता है। आपने मैच में खिला के तजर्बा करना है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को थोड़ा बेहतर अंदाज में बयान करने की और फैसले करने की ज़रूरत है। मैंने तो सवाल सिर्फ ये किया ना, आप रोटेशन करते हैं, आपके क्रिकेटर सारी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान के अलावा भी खेलते हैं। मुझे बताएं कहां पर वो रोटेशन पर बाहर बैठते हैं? अगर वो रोटेशन पर वहां बाहर नहीं बैठते, श्रीलंका में खेलने गए 2023 में नसीम शाह सारे, वर्कलोड का तो नहीं बना रहे ना वो बहाना, मतलब अगर आप कह रहे हैं तो वो वर्कलोड तो नहीं कहा उन्होंने कि नहीं जी वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, इसलिए क्या पता वो बेंच क्रिएट कर रहे हैं जो कि इतने सालों से नहीं हुई। हम खुद इस बात पे आवाजें लगाते थे, हम खुद इस बात पे चीखते थे कि कैसे एक लड़का सिर्फ जब बीमार होगा जो 11 में है, उसके बाद दूसरे को या इंजर्ड होगा तो फिर पिछले वाले को मौका मिलेगा। अब जब मौका मिल रहा है तो हम उस पे भी डाइसी हैं। बट नहीं, देखें शाहीन का बेंच आपने कैसे बनाना है, या फिर आप ये ट्राई नेशन ना खिलाते ना उनको, ट्राई नेशन ना खिलाते ना, आपने बेंच बनाना है ना। आप अपने टॉप प्लेयर्स के लिए एशिया कप के लिए अलहदा स्क्वाड अनाउंस करते, आप ये इसके लिए अलहदा स्क्वाड अनाउंस कर देते। मतलब शाहीन को आपने साथ रखना है, हारिस को साथ रखना है, वो नहीं तो फिर आप एशिया कप में अगर अलग स्क्वाड करते, अभी ट्राई नेशन का अलग करते हो, हम कहते हैं केमिस्ट्री नहीं सेट होने दे रहे, हम लड़कों को साथ ही नहीं रख रहे, लड़कों को साथ रह के केमिस्ट्री टीम में बहुत जरूरी होती है। ये बच्चे नहीं हैं, ना फैसले करने वाले, क्योंकि हम जीते हैं तो चले थोड़ी बेंच है ना, ऐसे थोड़ा बनना है। फिर थोड़ी सी अच्छी वाली भी बातें जरा हम देख लेते हैं यासिर, ऑब्वियसली क्योंकि ठीक है एज फार एज जो भी टीम आपके सामने हो, जीत तो जीत होती है। बिल्कुल पॉजिटिविटी, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मे बी ये थी कि हमें दोनों मैचेस में डिफरेंट मैच विनर्स दिखे, डिफरेंट रन स्कोर करते हुए प्लेयर्स दिखे। इज दैट अ बेटर साइन फॉर पाकिस्तान के ओवर डिपेंडेंसी जो पिछले हमने 3-4 सालों में देखी कि नहीं जी इसी पे कर दो डिपेंडेंट, उसी पे रहो डिपेंडेंट, वो जिताएगा, उस चीज से हम हट रहे? देखिए ये तो अच्छी बात है, अगर आपके प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज है। जिस तरह यंगस्टर आए हैं हसन नवाज, वो मैं उनको देख रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड साइन कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर में एक जो वैक्यूम था, जो हम कहते थे कि यार कोई ऐसा नहीं है कि जो गेम को फिनिश कर सकता है, अब हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है वो गेम को फिनिश कर सकता है। लेकिन isn't it too early? वो बहुत जल्दी नहीं हम ये बात कर रहे हैं कि हाँ वो हम बिलीव कर सकते हैं उन पे? देखिए अभी तक तो वो कर रहे हैं ना। इट इज अर्ली कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। और फ्यूचर में भी उसका फ्यूचर भी नजर आ रहा है। मतलब देखिए उसके पास गेम सेंस है, अवेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है, तो व्हाई नॉट, उसको बिल्कुल हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, मजीद वो खेलेगा। अगर हम, ठीक है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत जल्दी जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन उसको हम ट्रैक तो दे सकते हैं ना कि यार ये दिस इज द वे, और ये एक ट्रैक है, इस पे आपने चलना है और आपने एक ग्रेट प्लेयर बनना है। तो इसी तरह सेम गोज फॉर साइम अयूब, ही हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। उसके मतलब ये प्रूव्ड हिज पॉइंट, उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेला है, जहाँ पे भी वो गया है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा जो है वो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है अपनी जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से, और उसको थोड़ा सा और फील करना चाहिए मजीद कि यार उसके जो रहना है अंदर बहुत ज़रूरी है। डजंट मैटर अगर आप बॉलें कंसीड करते हो, आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे आ जाता है, वी नो के उसमें पोटेंशियल है कि वो बाद में भी कवर अप कर सकते हैं। या सर सीनियर्स की थोड़ी सी ज़रा मैं, क्योंकि सीनियर्स जो हैं इस टीम में मौजूद, ऑब्वियसली हम साइम की बात कर रहे हैं, हम हसन की बात करें, बट उनसे ज़्यादा सीनियर्स जो मौजूद हैं इस टीम में, फ़खर की रिलायबिलिटी बहुत एक बड़ा इशू बन गया है। फ़खर की रिलायबिलिटी का हम ये कहते थक गए हैं कि जब फ़खर करेगा तो सिंगल हैंडेडली जिता देगा, मगर जब फ़खर नहीं करेगा तो कितनी दफ़ा नहीं करेगा, और हमें कितना उसको इस बात पे मतलब कितने अरसे तक 11 में बर्दाश्त करना पड़ेगा।
देखिए फ़खर की जहाँ तक बात है तो मैं फ़खर के बारे में तो ये कहना कि यार उसमें ऑब्वियसली एवरीवन नो कि ही हैज़ इट, और उसने प्रूव किया हुआ है, बियॉन्ड द लिमिट प्रूव किया हुआ है, उसने हर लेवल पे प्रूव किया हुआ है। समटाइम्स यू हैव टू गिव इट कि यार कुछ टाइम होता है कि बंदे की फॉर्म उस तरह नहीं होती, लेकिन आप उसके पोटेंशियल को या उसको आप डिसएग्री नहीं हो सकते उससे। तो अभी मैं फ़खर के बारे में ये नहीं कहूँगा कि यार वो इज लाइबिलिटी ऑन द टीम और या वो एक बोझ है, क्योंकि वी नो कि उसका गेम जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा उसको टाइम लेने की जरूरत है। और ऑब्वियसली उसमें ही हैज प्रूव्ड बियॉन्ड द लिमिट्स और उसने हर जगह पे परफॉर्मेंस दी हुई है। मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि ही इज अ लाइबिलिटी ऑन द टीम, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में तो I cannot say this. बट टाइम लेना, जल्दी करना, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जरूर टीम का दिख रहा है। मतलब आपको लड़के दिख रहे हैं 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट पे ट्राई करते हुए। आपको बहुत रेयरिटी में दिखता है ये कि पाकिस्तान टीम में 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे हर बंदा खेलने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज माइक हेसन की तरफ से। देखिए बिल्कुल ये मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है और इसमें इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये अब एक मजबूरी बन गई है मॉडर्न डे क्रिकेट की। आप बाकी टीमों को देखते हैं अगर, तो सारे इस पे चल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों फिर अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेले? हम लोगों में भी पोटेंशियल है और हम उससे अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा किया है, ये रियलाइज किया है इन्होंने। वो देर आए दुरुस्त आए, बट अगर पाकिस्तान टीम ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया तो मेरे ख्याल से इसको फिर काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। हाफिज साहब, हम बस एंडिंग की तरफ ही हैं, लेकिन एक सवाल, मॉडर्न डे क्रिकेट, आप तो अक्सर ये बात करते हैं कि वो तो बहुत साल पहले से चल रही है, हमें अब जाके एहसास हुआ है कि हाँ मॉडर्न डे क्रिकेट भी कुछ होता है, हमसे नहीं हो रहा लेकिन कुछ होता है। तो ये मसाइल क्या पहली बार हम 2007 वर्ल्ड कप में इमरान नज़ीर कौन सी क्रिकेट खेल रहा था? मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा अपने वक्त से आगे तो मुझे बताएं, मैं तो 2025 में ये बात नहीं सुन सकता। हाँ बिल्कुल, मुझे तो अपील नहीं करेगी ना। हाँ, मुझे मुतासर नहीं करेगी। ठीक है, अगर 2000 से पीछे चले जाएं, ठीक है, आपने अगर 1996 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल देखा हुआ है तो सईद अनवर कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे? 10 ओवर्स में 24, 84 थे पाकिस्तान के, 10 ओवर्स में 84। ठीक है, आप अनिल कुंबले को और जवागल श्रीनाथ को और प्रसाद की ना परफॉर्मेंसेस देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो कौन सी बैटिंग कर रहे थे? विव रिचर्ड 80s में कौन सी बैटिंग कर रहे थे? बिल्कुल सही बात। ठीक है, इसलिए ये तकाजे हैं। स्किल आप में होती है, आप उसके ऊपर अपनी इमारत को तामीर करते हैं। अगर आप में नहीं होगी, ये लफ्ज़ों से 2014-15 से सुना जा रहा है मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट, मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट। आपके खिलाड़ी ख़राब हुए हैं, हाँ, बने नहीं हैं। वो इसी वजह से बने हैं, जो वो नहीं हैं वो उससे करवाना चाहते हैं। यही हाल आपके टीम बनाने में, यही हाल आपके खिलाड़ियों से परफॉर्मेंसेस के मामले में। एक मैच खिलाते हैं, अगला बाहर बैठाते हैं। और ये जो बेंच बनते हैं ना, ये बेंच आपका सिस्टम बनाता है। पाकिस्तान की टीम में आके आपने परफॉर्म करना होता है, आपको जगह मिलती है। यासिर खेले हैं, जब ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, इनके मिडिल ऑर्डर में चेक कर लें कौन कौन था और इनके साथ ओपन कौन कर रहे थे और किस तरीके से उनका पीछे क्या था, उनके कितने कितने रन थे, कितनी कितनी क्रिकेट थी, पाथवे क्रिकेट कितनी थी। इसलिए बेंच बनाने का जो तरीकाकार होता है वो भी वजह करना चाहिए बेहतर अंदाज में। ये तो जो मिल रहा है उसको बेंच पे बिठा देते हैं कि यार ये चल जाए, कम से कम हमारा कुछ ना कुछ 2-4 दिन हमारे बच जाएं। ठीक है, वो बेंच बनाने के तरीके के लिए वही फिर सारी बातें हमारी आ जाती हैं कि हमें डोमेस्टिक में करना पड़ेगा बेहतर। और ये जो स्ट्राइक रेट डिबेट है, ये अभी या नेशनल टीम से शुरू नहीं हो सकती, ये भी डोमेस्टिक में ही अप्लाई करनी पड़ेगी, तो आगे जाके बेहतरी होगी। बट यासिर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। ट्राइज की जहां हम बात कर रहे हैं, आज यूएई और अफगानिस्तान वुड बी इन एक्शन एंड कल फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको एक्शन में देखेंगे। लेट्स होप पाकिस्तान डज गुड इन ट्राई नेशन, बिकॉज उसके बाद द बिग मुकाबला एशिया कप वुड बी स्टार्टिंग। एंड विद दैट सवेरा पाशा को और मीर अफ़ ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।